सन 1825 का वर्ष। बॉम्बे की गलियों में एक गरीब पारसी परिवार में एक शिशु का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया दादा भाई नौरोजी। ये परिवार साधारण था। पिता का जल्दी निधन हो गया और घर की सारी जिम्मेदारी एक अकेली मां पर आ गई। लेकिन उस मां ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने केवल अपने बेटे का नहीं बल्कि आगे चलकर पूरे भारत के इतिहास का मार्ग बदल दिया। उसने अपने बेटे को मुफ्त सार्वजनिक स्कूल में दाखिल कराया। यही वो क्षण था जिसने इस बालक को एक नया जीवन दिया। फटेहाल कपड़ों में, गरीबी के बोझ तले दबा हुआ ये बच्चा पढ़ाई में इतना आगे निकला कि कॉलेज तक पहुंचा और आखिरकार भारत के महान नेताओं की पंक्ति में खड़ा हुआ। दादा भाई नौरोजी की सोच थी कि जिस शिक्षा ने उन्हें अवसर दिया वो हर भारतीय को मिलनी चाहिए। उन्होंने शिक्षा को केवल निजी तरक्की का साधन नहीं समझा बल्कि राष्ट्र के भविष्य की नींव माना। यही कारण था कि वे अपने जीवन भर शिक्षा के विस्तार और जन जागरूकता को ही अपना सबसे बड़ा कर्तव्य मानते रहे। सन 1849 में उन्होंने और उनके साथियों ने बॉम्बे में लड़कियों के लिए स्कूल खोलने की पहल की। ये कदम आसान नहीं था। समाज के अनेक वर्गों ने इसका विरोध किया। रूढ़िवादी सोच और परंपराओं ने उनका रास्ता रोकने की कोशिश की। लेकिन नौरोजी पीछे हटने वाले नहीं थे। वे मानते थे कि यदि आधी आबादी को अज्ञान के अंधकार में रखा गया तो भारत कभी प्रगति नहीं कर पाएगा। इस सोच को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने ज्ञान प्रसारक और रास्त गोफ्तार जैसी पत्रिकाएं भी निकाली। इनका उद्देश्य था उन लोगों तक ज्ञान पहुंचाना जिन्हें स्कूल जाने का अवसर नहीं मिला। ये पत्रिकाएं मुफ्त बांटी जाती थी ताकि हर वर्ग तक विचार और शिक्षा पहुंच सके। नौरोजी अकेले नहीं थे। उसी समय शाहमद अली, भाऊ दाजी और बाद में गोपाल कृष्ण गोखले जैसे नेता भी यही समझते थे कि भारत की सबसे बड़ी आवश्यकता है जनशिक्षा। सन 1853 में जब बॉम्बे के नागरिकों ने ब्रिटिश संसद को याचिका भेजी तो उसमें साफ लिखा गया कि सभी सुधारों से ऊपर सबसे जरूरी सुधार है जनता को शिक्षा देना। ये उस समय भारत की राजनीतिक चेतना का बड़ा उदाहरण था, जब अंग्रेजी हुकूमत खुद अपने देश में भी शिक्षा को अनिवार्य करने के लिए संघर्ष कर रही थी, लेकिन भारत में उसके लिए कोई गंभीर प्रयास नहीं कर रही थी। आगे चलकर गोपाल कृष्ण गोखले ने इस विचार को और मजबूती दी। 1911 में उन्होंने भारत की विधान परिषद में मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का विधेयक रखा। यह उस समय का बेहद साहसी कदम था, लेकिन अंग्रेज सरकार इस विचार से घबरा गई। उन्हें डर था कि अगर भारत की जनता शिक्षित हो गई तो वो उनके शासन के विरुद्ध खड़ी हो जाएगी। बंबई के तत्कालीन गवर्नर जॉर्ज क्लार्क ने खुलकर इसका विरोध किया। 1912 में यह विधेयक खारिज कर दिया गया और गोखले का सपना अधूरा रह गया। लेकिन उन्होंने जो बीज बोया था वही बाद में भारतीय संविधान तक पहुंचा। 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो नए संविधान में बच्चों की शिक्षा को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। अनुच्छेद 45 में यह लिखा गया कि 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। लेकिन इसे केवल निर्देशात्मक सिद्धांत बना दिया गया, यानी सरकार चाहे तो इसे लागू करे, चाहे ना करे। ये कोई मौलिक अधिकार नहीं था। नतीजा ये हुआ कि शिक्षा की योजनाएं तो कागज पर बनी, लेकिन उनका वास्तविक क्रियान्वयन अधूरा रह गया। समय बीतता गया और अधूरी कोशिशों की लंबी कहानी बनती गई। 1975 में शिक्षा विशेषज्ञ जेपी नाइक ने स्पष्ट कहा कि सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा अब भी एक सपना है। 1990 में विद्वान मायरोन वीनेर ने तो यहां तक आरोप लगाया कि भारत की सरकारें जनता को शिक्षित करना ही नहीं चाहती। उनकी सोच थी कि शिक्षा व्यवस्था को इस तरह बनाया गया कि वह जाति और वर्ग के भेदभाव को तोड़े नहीं बल्कि और गहरा कर दे। इस बीच सरकारों ने कई योजनाएं चलाई, ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड, सर्व शिक्षा अभियान, मिड डे मील जैसी योजनाएं। लेकिन इनसे शिक्षा की गुणवत्ता और समानता पर वैसा असर नहीं पड़ा जैसा होना चाहिए था। भारत धीरे धीरे दुनिया का सबसे बड़ा निरक्षरों का देश बन गया। आज भी करोड़ों बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। भवन हैं,
किताबें हैं, पर शिक्षकों की कमी है। भोजन है, लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता नहीं है। जो उम्मीद नौरोजी और गोखले ने 200 साल पहले देखी थी, वो अब भी अधूरी है। 1825 में जन्मा वह बालक, जिसे मुफ्त शिक्षा ने जीवन की राह दिखाई, वही आगे चलकर भारत का महान नेता बना। दादा भाई नौरोजी और गोपाल कृष्ण गोखले मानते थे कि शिक्षा ही कौशल, रोजगार और राष्ट्रीय प्रगति की कुंजी है। लेकिन यह कुंजी अब भी पूरी तरह इस्तेमाल नहीं की गई है। प्रश्न यह है, क्या भारत कभी उस सपने को पूरा कर पाएगा जो 200 साल पहले